नमस्कार। आज हम सुनने जा रहे हैं मन्नू भंडारी द्वारा लिखी कहानी मैं हार गई पार्ट 2। एक बार फिर मैंने कलम पकड़ी और नेता बदले हुए रूप और बदली हुई परिस्थितियों में फिर एक बार इस संसार में आ गया। इस बार उसने शहर के करोड़पति सेठ के यहाँ जन्म लिया, जहाँ न उसके सामने पेट भरने का सवाल था, न बीमार बहन के इलाज की समस्या। असीम लाड प्यार और धन वैभव के बीच वह पलने लगा। बढ़िया से बढ़िया स्कूल में उसे शिक्षा दी गई। उसकी अलौकिक प्रतिभा देखकर सब चकित रह जाते। वह अत्याचार होते देखकर तिलमिला जाता। जोशीले भाषण देता। गांवों में जाकर वह बच्चों को पढ़ाता। गरीबों के प्रति उसका दिल दया से लबालब भरा रहता। अमीर होकर भी वह सादगी से जीवन बिताता। सारांश यह है कि महान नेता बनने के सभी शुभ लक्षण उसमें नजर आए। कदम कदम पर वह मेरी सलाह लेता और मैंने भी उसके भावी जीवन का नक्शा उसके दिमाग में पूरी तरह उतार दिया था, जिससे वह कभी भी पथभ्रष्ट न होने पाए। मैट्रिक पास करके वह कॉलेज गया, जिस कॉलेज में एक समय में केवल राजाओं के पुत्र ही पढ़ा करते थे और आज भी जहाँ रईसी का वातावरण था, उसी कॉलेज में उसके पिता ने उसे भर्ती कराया। लेकिन मेरी सारी सावधानी के बावजूद उन रईस जादों की सोहबत अपना रंग दिखाए बिना न रही। वह अब ज़्यादा आराम तलब हो गया। मेरे सलाह मशवरों की अब उसे चिंता न रही। घंटों अब वह कॉफ़ी हाउस में रहने लगा और एक दिन तो मैंने उसे हाउजी खेलते देखा। मेरा दिल धक से कर गया। जुआ, हाय राम, यह क्या हो गया। मैं संभल कर कुर्सी पर बैठ गई और कलम को कसकर पकड़ लिया। कलम को जोर से पकड़कर ही मुझे लगा मानो मैंने उसकी नकेल को कसकर पकड़ लिया हो, पर उसके तो जैसे अब पर निकल आए थे। जुआ ही उसके नैतिक पतन की अंतिम सीमा न रही। कुछ दिनों बाद ही मैंने उसे शराब पीते भी देखा। मेरा क्रोध सीमा से बाहर जा चुका था। मैंने उसे अपने पास बुलाया। अपने क्रोध पर जैसे तैसे काबू रखते हुए मैंने उससे पूछा, जानते हो मैंने तुम्हें किस लिए बनाया है। वह भी मानो मेरा सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार होकर आया था। बोला, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तुमने मुझे बनाया है, पर यह जरूरी नहीं कि मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार ही चलूं। मेरा अपना अस्तित्व भी है, मेरे अपने विचार भी हैं। मैं चिल्ला उठी, जानते हो तुम किससे बातें कर रहे हो। मैं तुम्हारी श्रेष्ठा हूँ, तुम्हारी निर्माता। मेरी इच्छा से बाहर तुम्हारा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। वह हंस पड़ा। अरे तुमने तो मुझे अपनी कलम से पैदा किया है। मेरे इन दोस्तों को देखो, इनकी अम्माओं ने तो इन्हें अपने जिस्म से पैदा किया है, फिर भी वे इनके निजी जीवन में इतना हस्तक्षेप नहीं करती जितना तुम करती हो। तुमने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। ऐसा करो, वैसा मत करो, मानो मैं आदमी नहीं काठ का उल्लू हूँ। सो बाबा, ऐसी नेतागिरी मुझसे निभाई न निभेगी। यह उम्र, दुनिया की रंगीनी और घर की अमीरी, बिना लुत्फ उठाए यूँ ही जवानी क्यों बर्बाद की जाए। यह करके क्या नेता नहीं बना जा सकता। और मैं कुछ कहूँ उसके पहले ही वह सीटी बजाता हुआ चला गया। कल्पना तो कीजिए उस जलालत की जो मुझे सहनी पड़ी। इच्छा तो यह हुई कि अपने पहले वाले नेता की तरह इसका भी सफाया कर दूं, पर सदमा इतना गहरा था कि जोश भी न रहा। इतना सब हो जाने पर भी जाने क्यों मन में एक क्षीण सी आशा बनी हुई थी कि शायद वह सीधे रास्ते पर आ जाए। गांधी जी ने भी तो एक बार बचपन में चोरी की थी, बुरे कर्म किए थे, फिर अपने आप रास्ते पर आ गए। संभव है इसके हृदय में भी कभी पश्चाताप की आग जले और यह अपने आप सुधर जाए। पर अब मैंने उसे आदेश देना बंद कर दिया और धैर्य के साथ उस दिन की प्रतीक्षा करने लगी जब वह पश्चाताप की अग्नि में झुलसता हुआ मेरे चरणों में आ गिरेगा और अपने किए के लिए क्षमा मांगेगा। पर ऐसा शुभ दिन कभी नहीं आया। जो दिन आया वह कल्पनातीत था। एक बहुत ही सुहावनी सांझ को मैंने देखा कि वह खूब सज धज रहा है। आज का लिबास कुछ अनोखा ही था। शॉर्क स्किन के सूट की जगह सिल्क की शेरवानी थी। सिगरेट की जगह पान था। सेंट महक रहा था। बाहर हॉर्न बजा और वह गुनगुनाकर अपने मित्र की गाड़ी में जा बैठा। गाड़ी एक बार के सामने रुकी
और रात तक वे साहबजादे पैक पर पैक ढालते रहे, भद्दे मजाक करते रहे और ठहाके लगाते रहे। रात को 9 बजे उठे तो पैर लड़खड़ा रहे थे। जैसे तैसे गाड़ी में बैठे और ड्राइवर से जिस गंदी जगह चलने को कहा, उसका नाम लिखने में भी मुझे लज्जा लगती है। अपने को बहुत रोकना चाहती थी, फिर भी वह घोर पाप मैं सहन न कर सकी और तय कर लिया कि आज जैसे भी होगा मैं फैसला कर ही डालूंगी। मैं गुस्से से कांपती हुई उसके पास पहुंची। इस समय उससे बात करने में भी मुझे घृणा हो रही थी। क्रोध से मेरा रोम रोम जल रहा था। फिर भी अपने को काबू में रखकर और स्वर को भरकस कोमल बनाकर मैंने उससे कहा, एक बार अंतिम चेतावनी देने के ख्याल से ही मैं इस समय तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हारा यह सर्वनाश देखकर जानते हो मुझे कितना दुख होता है। अब भी समय है, संभल जाओ। सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। पर इस समय वह शायद मुझसे बात करने की मनह स्थिति में ही नहीं था। उसने पान चबाते हुए कहा, अरे जान, यह क्या तुमने हर समय नेतागिरी का पचड़ा लगा रखा है। कहाँ तुम्हारी नेतागिरी और कहाँ छमिया का छमाका। देख लो तो एक बार बस ज़रूर आ जाए। मैंने कान बंद कर लिए। वह कुछ और भी बोला पर मैंने सुना नहीं। पर उसने जो आँख मारी वह दिखाई दी और मुझे लगा जैसे पृथ्वी घूम रही है। मैंने आंखें बंद कर ली और गुस्से से होठ काट लिए। क्रोध के आवेग में कुछ भी कहते नहीं बना, केवल मुंह से इतना ही निकला, दुराचारी अशिष्ट नारकीय कीड़े। उसके मित्र ने जो कुछ कहा उसकी हल्की सी ध्वनि मेरे कान में पड़ी। वह जाते जाते कह रहा था, अरे ऐसी घोर हिंदी में फटकारोगी तो वह समझेगा भी नहीं, जरा सरल भाषा बोलो। और अधिक सहना मेरे बूते के बाहर की बात थी। मैंने जिस कलम से उसको उत्पन्न किया था उसी कलम से उसका खात्मा भी कर दिया। वह छमिया के यहाँ जाकर बैठने वाला था कि मैंने उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया। जैसा किया वैसा पाया। उसने तो अपने किए का फल पा लिया, पर मैं समस्या का समाधान नहीं पा सकी। इस बार की असफलता ने तो बस मुझे रुला ही दिया। अब तो इतनी हिम्मत भी नहीं रही कि एक बार फिर मध्यम वर्ग में अपना नेता उत्पन्न करके फिर से प्रयास करती। इन 2 हत्याओं के भार से ही मेरी गर्दन टूटी जा रही थी और हत्या का पाप ढोने की न इच्छा थी न शक्ति ही। और अपने सारे अहम को तिलांजलि देकर बहुत ही ईमानदारी से मैं कहती हूँ कि मेरा रोम रोम महसूस कर रहा था कि कवि भरी सभा में शान के साथ जो नहला फटकार कर गया था उस पर इक्का तो क्या मैं दुग्गी भी न मार सकी। मैं हार गई, बुरी तरह हार गई। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।